नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। इसी बीच आप सभी का मॉडल पेपर भी आज से 2 दिन पहले जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हम मॉडल पेपर का आंसर की बताने वाले हैं संस्कृत विषय का। तो जो भी बच्चे संस्कृत लिए हुए हैं और संस्कृत के मॉडल पेपर का आंसर की और इसका पूरा सब्जेक्टिव सॉल्यूशन चाह रहे थे कि मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूं, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। मैंने ये पूरा वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया है संस्कृत के मॉडल पेपर के लिए, क्योंकि मॉडल पेपर से देखा जाता है प्रत्येक वर्ष की 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं ना, मतलब 100 में से 10 ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं और जितना भी मॉडल पेपर में सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसको भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मॉडल पेपर से जुड़ी एक आपको जानकारी दे दूं कि जो मॉडल पेपर इस वर्ष से जारी हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर से ही पता चलता है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा। जिस प्रकार से आपका पैटर्न मॉडल पेपर में रहेगा उसी प्रकार से आपके फाइनल एग्ज़ाम में पैटर्न रहते हैं। तो पैटर्न में कोई भी चेंजिंग नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। अब जैसा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ना, उसी प्रकार से उसी सिलेबस से और उसी पैटर्न से सेम टू सेम वहाँ भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, जिस प्रकार से प्रश्न पत्र यहाँ मिलेगा वहाँ भी ऐसा ही मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि क्या 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा या 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा या 60 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो अब ये कन्फर्म हो चुका है, आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मतलब जहाँ पे आप सभी 3 क्वेश्चन बनाते थे वहाँ पे 6 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब दुगना प्रश्न आपको मिलेगा बनाने के लिए। तो चलिए ये हो गया जानकारी। अब हम अपने संस्कृत विषय के आंसर की तरफ आते हैं। जिस प्रकार से ये पेपर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम में होगा। वहाँ भी आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 का उत्तर देना है और 5 दीर्घ पूछा जाएगा, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए उसमें से 5 का उत्तर देना है। लेकिन इसमें ना प्रश्न ज़्यादा दिया जाएगा, उसमें आधा आपको बनाने के लिए रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब जानकारी दिया जाता है, एक बार पढ़ लें। आ चुके हैं खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जिसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और किसी 50 का उत्तर देना है। और यहीं से हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न से देखेंगे साथियों। पहला प्रश्न है, राजा उदयन की पत्नी कौन थी? राजा उदयन की पत्नी का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, जो 100 ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है ना, उस 100 ऑब्जेक्टिव एक और पढ़ के देखिएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से मैंने ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो मैंने नहीं बताया है। मतलब एक ही एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, मतलब मैंने बता चुका है पहले ही आपको। क्योंकि चाहे प्रत्यय रहे, उपसर्ग रहे या समास रहे, इन सब से प्रश्न आया हुआ है और सब मैंने बताया है। और इस 100 ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 100 में से 90 भी बनाने के लिए रहेगा तो आप 90 प्रश्नों का उत्तर सही करके आइएगा, क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिया है। बस एक टॉपिक बच रहा है लकार, और उसमें मैं लकार का रूप पढ़ा दूंगा और ट्रिक से याद करवा दूंगा। तो आप 100 के 100 ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, राजा उदयन की पत्नी कौन थी? तो राजा उदयन की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है शकुंतला, वासवदत्ता, वसंतसेना या सीता। तो राजा उदयन की पत्नी का नाम रहता है वासवदत्ता। वासवदत्ता कौन थी? तो राजा उदयन की पत्नी थी। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, एगोनधरायण कौन था? तो एगोनधरायण जो था वो उदयन राज्य जो था ना, राजा उदयन के मंत्री था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और जहाँ पे आप सभी को कुछ गलत लगेगा आप कमेंट कीजिएगा और आप लोग सही उत्तर देते चलिएगा। तीसरा प्रश्न है आप लोग का, मृच्छकटिकम नामक प्रकरण के लेखक निम्न में से कौन है? तो तीसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बताइएगा आप सभी। कालिदास हैं, भाष्य हैं, शूद्रक हैं या भवभूति हैं? तो मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे शूद्रक। शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वसंत सेना निम्न में कौन थी? बसंत सेना क्या थी? नायिका थी, गणिका थी, नरवधु थी या इनमें से कोई नहीं? तो 4 का सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि वह गणिका थी। वसंत सेना क्या थी? गणिका थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, चारुदत्त निम्न में कौन था? तो चारुदत्त क्षत्रिय था,
वैश्य था, ब्राह्मण था या शूद्र था। तो चारुदत्त एक गरीब ब्राह्मण रहता है और उस प्रकार से वो व्यापारी भी रहता है। क्या रहता है? व्यापारी भी रहता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न में हम चलेंगे और इस प्रकार से हमारा छठा प्रश्न है साथियों। छठा प्रश्न, शिक्षा वेदांग का वर्ण विषय क्या है? मतलब वेदांग टोटल कितने हैं? 6 हैं। 6 वेदांग का नाम याद रखिएगा। पहला है शिक्षा, उसके बाद है ज्योति, शिक्षा ज्योति, इसके बाद तीसरा में है कल्प, शिक्षा ज्योति कल्प, और निरुक्त हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा और छंद हो जाएगा इस प्रकार से। तो शिक्षा ज्योति कल्प निरुक्त छंद व्याकरण, इस प्रकार से कितना है? तो टोटल 6 वेदांग है, जिसमें से शिक्षा में क्या वर्णन है, मतलब शिक्षा में क्या पढ़ा जाता है? तो शिक्षा जो वेदांग है ना, उसमें पढ़ा जाता है उच्चारण विज्ञान को। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए इस प्रकार से हम अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है, न्यायालय दृश्यम पाठ मृच्छकटिकम के किस अंक से उदित है? न्यायालय दृश्यम जो पाठ है वो मृच्छकटिकम के 9वें अंक से लिया गया है। तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 9वें अंक से संकलित है। मैंने हूबहू ये आपको बताया है, यहाँ तक के सभी प्रश्न मैंने बता चुका है। चलिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, नीति शतकम ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है? तो पहला ऑप्शन है चाणक्य हैं, भर्तृहरि हैं, मुरारी हैं या जयदेव हैं। तो साथियों नीति शतक जो है ना वो भर्तृहरि ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे। 9वां प्रश्न है हम लोग का। 9वां प्रश्न, परोपकार पाठ कहाँ से लिया गया है? तो परोपकार पाठ जो है ना साथियों वो लिया गया है नीति शतक से। बहुत ईजी प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। परोपकार पाठ लिया गया है नीति शतक से। नीति शतक जो है ना और वैराग्य शतक है और श्रृंगार शतक है, ये तीनों का लेखक एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है भर्तृहरि। याद रखिएगा, नीति शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, ये तीनों के लेखक एक ही व्यक्ति हैं। चलिए 10वां प्रश्न है साथियों, व्याकरण से प्रश्न आ चुका है। युवती पद में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 10 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ती प्रत्यय है। 10 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ती प्रत्यय। देव प्लस तल से कौन सा पद निर्माण होगा? तो देव प्लस तल से क्या बनेगा? देविता बनेगा, देवी बनेगा, देवता या देवीता बनेगा। तो देव प्लस तल से निम्न में से बन जाएगा आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी, देवता। तल प्रत्यय का नियम यह रहता है कि तल का हो जाता है ता, तो इस प्रकार से देव प्लस तल बराबर हो जाता है देवता, इस प्रकार से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना, तल का ता हो जाता है। 12वां प्रश्न है, नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 12 का राइट आंसर बताइएगा। निश प्रत्यय, नीप प्रत्यय, नीन प्रत्यय या टाप प्रत्यय। तो नदी में मैंने हूबहू यही उदाहरण को बताया था, आपको स्त्री प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो नदी में हो जाएगा ऑप्शन बी, निप प्रत्यय। तो 12 का राइट आंसर बी लगा लीजिएगा। मैंने हूबहू आपको प्रत्यय वाले वीडियो में बताया था। तो स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय को पढ़ लीजिएगा, मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया है। 13वां प्रश्न है, भुज प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा? तो देखिएगा, तुमुन प्रत्यय मैंने आपको जब बताया था तो आपको शायद याद होगा कि तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। तो तुमुन प्रत्यय का नियम मैंने बताया था कि तुमुन में तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तुम। तो तुमुन में जहाँ भी जिस भी शब्द में तुम अगर जो यहाँ पर प्रत्यय दिखेगा, तुम अगर लास्ट में दिखेगा तो वहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तो हम देखेंगे तुम किस में है, तो देखिए तुम इसमें भी है, तुम इसमें भी, तुम और तुम इसमें भी है, लेकिन इसमें हम उच्चारण देखेंगे भोजतुम। भोजतुम तो होगा नहीं, भक्तुम तो ये तो पहले से नहीं होगा, और भुजतुम, भुजतुम भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा भोक्तुम। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर लगा लीजिएगा सी। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? तो जनक की सभा में गर्गी वाचकनवी, भारती, वैदेही या अरुंधति थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए, यानी कि गर्गी वाचकनवी जो थी ना उस शास्त्र कुशल थी जनक की सभा में। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ 3 प्रकार के, 4 प्रकार के,
5 प्रकार के या 6 प्रकार के। तो पुरुषार्थ जो होता है 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी टोटल 4 प्रकार के होता है। मैंने पुरुषार्थ बताया है, किसे कहते हैं वो आप लोग बताइएगा कमेंट में। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, आस्था प्लस कत्वा से क्या बनता है? आस्था प्लस कत्वा से क्या बनता है? कत्वा प्रत्यय का मैंने नियम बताया था आपको साथियों, आपको याद होगा। कत्वा में त्वा शेष बचता है। क्या बचता है शेष? त्वा। सबसे पहले आपको लिखना है था प्लस त्वा, अस्थात्वा हो जाएगा, लेकिन इसका सही उच्चारण करेंगे तो ये हो जाएगा स्थित्वा। तो स्थित्वा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो 16 का राइट आंसर बी लगा लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न में हम चलेंगे। गतिहा में कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? तो गति में कौन सा प्रत्यय है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर किंतन प्रत्यय है, ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न, याज्ञवल्क्य किनकी सभा में विद्वान थे? याज्ञवल्क्य जो थे ना वो किनके सभा में रहते थे? दशरथ के सभा में, जनक के सभा में, वत्सराज या यशोवर्मा के सभा में? तो 18 का सही उत्तर बी हो जाएगा, जनक के सभा में रहते थे याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य। अगला प्रश्न है, मिथिला के राजा कौन थे? मिथिला के राजा कौन थे? दशरथ थे, याज्ञवल्क्य थे, यशोवर्मन थे, जनक थे? तो मिथिला के राजा थे राजा जनक। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विष्णु प्लस अण से कौन सा पद बनेगा? तो मैंने संधि वाले वीडियो में आपको बताया था कि जिसके अंत में, जैसे विष्णु के अंत में आ जाएगा उ, जैसे विष्णु यानी नु के अंत में क्या आ जाएगा? उ। प्लस में अगर इधर कोई स्वर आता है, जैसे इधर आ जाएगा आ, तो उ प्लस आ के मेल से क्या बनता है? तो उ और आ के मेल से क्या बनेगा? आय बनेगा। क्या बनेगा? आय बनेगा। ऐसे नियम मैंने बताया था कि हर्षई ई या दीर्घई ई या एक के स्थान पर आय बन जाता है। क्या बन जाता है? आय बन जाता है। उसी प्रकार से विष्णु का क्या हो जाएगा? वैष्णव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैष्णव, क्योंकि आय आ रहा है ना, आय, तो इसमें विष्णु के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वैष्णव, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि ऑप्शन बी लगा लीजिएगा, वैष्णवा। 21 नंबर प्रश्न है, नमो वयम का संधि विच्छेद क्या होगा निम्न में से? तो नमो वयम का संधि विच्छेद हो जाएगा 21 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि आप सभी का सही उत्तर है नमः वयम। 22 नंबर प्रश्न है, किसकी मित्रता आदर्श मानी जाती है? तो इसमें सही 22 नंबर प्रश्न है, किसकी मित्रता आदर्श मानी जाती है? तो जल और अग्नि, और जल और दूध, जल और तेल, या जल और अनिल? तो साथियों जल और दूध की जो मित्रता है वो परोपकार पाठ जब पढ़ेंगे ना, तो हमने बताया था परोपकार चैप्टर में आप सभी को कि दूध और दूध और जल की मित्रता जो है साथियों वो बहुत शुद्ध और आदर्श माना गया है। 23वां प्रश्न है, मृच्छ कटिकम रूपक के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो मृच्छ कटिकम जो है ना, 23 का राइट आंसर सी होगा, यानी प्रकरण हो जाएगा। मृच्छ कटिकम क्या है? प्रकरण है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न 24 नंबर है, गायिका। गायिका बहुत भी ये संधि है, याद रखिएगा। गायिका किस संधि का उदाहरण है? गायिका किस संधि का उदाहरण है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी अयादि संधि। अयादि संधि कैसे होगा? क्योंकि याद रखिएगा अयादि संधि का नियम ये है कि अगर जो गय प्लस आक, गयक को हम तोड़ेंगे तो गय से क्या उच्चारण हो रहा है समझिएगा। पहले गय से उच्चारण हो रहा है यहाँ पर आय का, गय से आय का, प्लस में आक में आ का उच्चारण हो रहा है, और जहाँ पे आय प्लस आ आता है वहाँ उच्चारण होकर आय बन जाता है, इसीलिए हो जाएगा गायका। गायका का हो जाएगा गाय, यानी आय आ जाएगा, यानी इसी प्रकार से हो जाएगा गायका। तो इस प्रकार से हम इसमें कहेंगे ना कि यह अयादि संधि है, क्योंकि नियम के अनुसार आ रहा है, जहाँ पे आय रहेगा और प्लस में आक रहेगा, गायका, आक का आ रहेगा, आक का क्या रहेगा? आ रहेगा, तो उसका दोनों को मेल से, वो दोनों के मेल से आय बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? गायक हो जाएगा, यानी गायिका।
तो इस प्रकार से बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, कारण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो कारण कारक में ऑप्शन ए तृतीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, सत्संगस्य निर्विवादो वर्तते, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो ये मैंने श्लोक का जो अंश है ना, ये मैंने कई बार बताया है। यह लिया गया है ज्ञान सागर चैप्टर से, याद रखिए। इसका पूरा जो श्लोक है वो बन जाएगा सत्संगस्य महिमा, इसमें महिमा लग जाएगा, महिमा निर्विवादो वर्तते, ठीक है ना, मतलब कि सत्संग संगति की महिमा क्या है? निर्विवाद है। इस प्रकार से चलिए 27 नंबर प्रश्न है, किंतन प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में से कौन है? तो इससे जो पद निर्मित होगा वो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृता। जैसे गति होता है ना, गति है, इस प्रकार से कृता या कृति, इस प्रकार से जो ऐसे शब्द रहेंगे वो हो जाएगा किंतन प्रत्यय। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, आपत्ति में कौन साथ नहीं छोड़ते हैं? तो आपत्ति में जो सज्जन व्यक्ति रहेंगे ना, वो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे आप रहिए वो या फिर कोई रहिए, सज्जन व्यक्ति किसी के साथ नहीं छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य वात्स्यायन आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? तो ये आपको पता होगा, ये जो तीनों महान व्यक्ति जो थे वो पाटलिपुत्र के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 30 नंबर, अनियर प्रत्यय से निम्न निर्मित पद निम्न में से कौन है? चेनीय है, चेतवा है, चेनीय है, चीनीय है या फिर चयनीय है? तो साथियों अनियर प्रत्यय में मैंने आपको बताया था, याद कीजिएगा, अनियर प्रत्यय में मैंने आपको क्या बताया था कि अनियर में क्या शेष रहता है? अनियर में अनीय शेष रहता है, अनीय, ठीक ना, अनियर में सबका लोप हो जाता है और अनीय शेष रहता है, रा का लोप होकर के अनीय शेष रहता है। तो जिसमें हम अनीय देखेंगे वहाँ हो जाएगा क्या चीज? तो अनियर प्रत्यय। तो अनीय इसमें आपको दिख जाएगा ऑप्शन डी में। तो 30 का राइट आंसर डी लगा लीजिएगा, अनीय। इस प्रकार से 31 नंबर प्रश्न में हम आ चुके हैं, बृहदारण्यक उपनिषद के रचनाकार कौन है? नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बृहदारण्यक उपनिषद के जो रचनाकार हैं याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य का एक महत्वपूर्ण कृति है बृहदारण्यक उपनिषद, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागरिकः पद में कौन सा प्रत्यय है? नागरिकः पद में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तो नागरिकः पद में हो जाएगा यहाँ पर ठक प्रत्यय, ठई प्रत्यय, कन प्रत्यय या थक प्रत्यय। ये जो होता है ना, इसको हम आधा ना का उच्चारण देते हैं, तो ठक, ठन या कन या तक प्रत्यय। तो आपको याद होगा मैंने सेम टू सेम यही उदाहरण दे करके आपको बताया था क्लास में। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ठक प्रत्यय। और ठक प्रत्यय का नियम भी मैंने बताया था कि ठक प्रत्यय में ठक का लोप होकर इक बचता है। तो नागरिक में हम देखेंगे ना कि लास्ट में किसका उच्चारण आ रहा है? इक का, जैसे नागरिक इक आ रहा है ना, तो इस प्रकार से हम पकड़ेंगे कि जहाँ इक रहेगा वहाँ पे ठक रहेगा। तो इस प्रकार से नागरिक में ठक प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न में हम चलेंगे, और अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर प्रश्न, रम प्लस अनियर से कौन बनेगा पद? तो देखिए अनियर में मैंने फिर बता दे रहा हूँ आपको कि अनियर में अनीय शेष रहता है, अनीय, तो रमणीय हो जाएगा, इसमें रम अनीय यानी रमणीय हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रमणीय। इस प्रकार से, ठीक ना, क्योंकि देखिए रमणीय तो होगा नहीं, इस प्रकार से रामणीय है तो रा का तो उच्चारण आएगा नहीं, और रमणीय है तो ये होगा नहीं क्योंकि इसमें बड़ी नी का उच्चारण है, और इसमें ये वाला तो ऐसे भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रमणीय। चलिए अगला प्रश्न में देखेंगे, 34 नंबर प्रश्न है, पांडवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? देखिए साथियों, पांडवा मैंने पहले ही बताया है, और पांडवा को मैंने बताया भी था कि भी आई है, इसे आप याद कर लीजिए। पांडवा में कौन सा प्रत्यय है? तो आख प्रत्यय मैंने बताया है आपको। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, 35 नंबर प्रश्न है, सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो सर्वधर्म सम्मेलन जो है ना, वो हुआ था 11 सितंबर 1893 ईस्वी को, यानी सितंबर हम 9वें महीना को कहते हैं, तो 11/9/1893
93 को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सबसे पुराना धर्म कौन सा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या सिख धर्म? तो देखिए आप सभी को पता है कि जो हम लोग का धर्म है वैदिक धर्म, ये सबसे पुराना है, यानी कि सबसे प्राचीन धर्मों की हम बात करेंगे तो हमेशा वैदिक धर्म नंबर 1 पर आएगा। और इसी को हम लोग बढ़ते समय के अनुसार हम लोग सनातन कहते हैं, अपने बोलचाल की भाषा में हिंदू कहते हैं। ऐसे हिंदू कोई धर्म नहीं होता है और हिंदू कोई भी रिलीजन से संबंधित नहीं है। हिंदू एक कहे जाने वाले शब्द है, क्योंकि जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं ना कि यह व्यक्ति बिहारी है, मतलब बिहार का रहने वाला है, तो जहाँ पे लोग, जहाँ सिंधु नदी के किनारे लोग रहते थे ना, उसको हिंदू कहा जाता था, क्योंकि यूनानियों को सा उच्चारण नहीं करने आता था, इसीलिए सा को हा बोलते थे और सिंधु को हिंदू बोलने लगे। और जहाँ पे सिंधु नदी था उसके किनारे रहने वालों को बोला जाता था हिंदू, इसीलिए हम लोग को बोला गया हिंदू। ऐसे हिंदू कोई भी वर्ड नहीं है, कहीं भी प्राचीन धर्मों में, प्राचीन ग्रंथों में हिंदू का वर्ड नहीं है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो हिंदू से आप ताल्लुकात नहीं रखिएगा, क्योंकि वैदिक धर्म से हम लोग आते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। 37 नंबर प्रश्न, वाणिका में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि? तो वाणिका में हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 37 का सी, यानी यण संधि। यण संधि कैसे होगा? क्योंकि इसका जो यण संधि का जो सूत्र है साथियों, इको याणिक याणिच, इको क्या हो जाएगा? याणिच। और इको याणिच में मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है ना कि वाणी प्लस एक, वाणिक, इसमें से किसका जुटाव होगा? तो वाणी प्लस एक का, वाणी प्लस एक को हम जब जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा वाण इक, ठीक ना, वाण एक हो जाएगा इसे इस प्रकार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए इस प्रकार से अगला प्रश्न में हम चलेंगे। चंदन दास कहाँ का श्रेष्ठी था? तो ऑब्वियसली सबको पता है पाटलिपुत्र का यह श्रेष्ठी था। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 39 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान नमः, रिक्त स्थान को भरे। तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरस्वतये नमः, चाहे पार्वतये नमः। तो यहाँ पर ए का लास्ट में अगर जो ऑप्शन आएगा ना, मतलब कि ए का उच्चारण आएगा, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अगर नमः पूछेगा ना और ए रहेगा तो हम इसी को लगाएंगे, ठीक ना, बस ये ट्रिक याद रखिए। तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उद्योगा पद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पूछा गया है ना, इसका जब हम विभक्ति करेंगे तो बन जाएगा उत प्लस योग, यानी कि इसका जो उपसर्ग हो जाएगा ना वो उत हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में हम आ चुके हैं। सर्वधर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो सर्वधर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका के शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम चलेंगे। विकसंता पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया है ना, तो विकसंता पद में कौन सा प्रत्यय है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्री प्रत्यय। 42 का राइट आंसर क्या होगा? सत्री। सत्री का नियम मैंने बताया था कि सत्री में श का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और इसमें जो री है ना साथियों, इसका भी लोप हो जाता है, और अंत में जो शेष बचता है वो हो जाएगा अत। इसीलिए जिस भी शब्द में हम अत का उच्चारण देखेंगे उसमें हो जाएगा तो सत्री प्रत्यय, क्योंकि हम देखेंगे विकसंता में लास्ट में विकसंत यानी अत आ रहा है, ठीक है ना, अत आ रहा है, तो इस प्रकार से हम सत्री प्रत्यय से पकड़ेंगे उसको। विकास प्लस सत से बन जाएगा विकसंता। तो इस प्रकार से आप लोग को सत्री प्रत्यय पता होगा ही। चलिए अब देखिए साथियों, इसमें आप ऑप्शन भी छाट सकते हैं, क्योंकि इसमें मनीन प्रत्यय नहीं होगा, कानच प्रत्यय नहीं होगा, और सानच प्रत्यय मैंने आपको बताया है। ऐसे सानच में आपको बताया था मैंने कि अन शेष बचता है, अन क्या बचता है? शेष बचता है। लेकिन सत्री में क्या बताया था कि अत शेष बचता है, अत, और इसमें है क्या चीज? अत। तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पर वर्षा वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? तो वर्षा वर्णम जो पाठ है वो रामायण के 28वें सर्ग से लिया गया है। किस सर्ग से लिया गया? तो 28वें सर्ग से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, दा धातु से कत प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा पद बनेगा? दतः बनेगा, दाता,
दत्ता या दग्धा। तो साथियों 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दत्ता बनेगा। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न 45 नंबर, दृष्टवा पद कौन सा प्रत्यय है? दृष्टवा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए दृष्टवा पद में कौन सा प्रत्यय है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कत्वा प्रत्यय। कैसे कत्वा प्रत्यय हो जाएगा? क्योंकि कत्वा प्रत्यय में मैंने बताया था कि लास्ट में क्या बचता है, त्वा बचता है या टवा बचता है, आधा टा और वा बचता है, टवा या तवा। मैंने ट्रिक वाले वीडियो में बताया था, जहाँ पे हम कत्वा प्रत्यय देखेंगे वहाँ पर टवा या त्वा रहेगा। तो हम देखेंगे ना कि दृष्टवा में आधा टा और वा है, तो इस प्रकार से कत्वा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। 46 नंबर प्रश्न, ज्ञानवान पद में कौन सा प्रत्यय है? ज्ञानवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा वतु प्रत्यय। वतु प्रत्यय कैसे हो जाएगा? क्योंकि मैंने वतु प्रत्यय के नियम बताया था आपको कि वतु प्रत्यय में वत जुड़ता है। क्या जुड़ता है? वत जुड़ता है, लेकिन यहाँ तो वान है, तो वतु प्रत्यय कैसे हो जाएगा? तो देखिए समझिएगा कैसे होगा वतु प्रत्यय। वतु प्रत्यय का नियम है कि वतु प्रत्यय में वत जुड़ता है, लेकिन पुल्लिंग में वतुप का वान बन जाता है। क्या बनता है? वान बन जाता है। और उसी प्रकार से वान ज्ञानवत जो होगा ना, पहले ये बनेगा क्या चीज? ज्ञानवत बन जाएगा, ठीक ना, ज्ञानवत बन जाएगा, ज्ञानवत बन जाएगा। और ज्ञानवत का जब हम क्या करेंगे, पुल्लिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा ज्ञानवान यानी कि ज्ञान वाला। किस वाला? ज्ञान वाला। और हमने वतु प्रत्यय का दूसरा नियम भी बताया था कि यह बाला शब्द में जुड़ता है। बाला जैसे कि ज्ञान वाला और दृष्टि वाला और समृद्धि वाला। तो इस प्रकार से बाला वाला जो भी शब्द रहेगा ना साथियों, उसमें जुड़ता है वतु प्रत्यय। अब आप लोग कहिएगा कि कतवतु में भी बान होता है, तो कतवतु में बान होता है, हाँ बान होता है कतवतु में, लेकिन कतवतु का नियम है कि कतवतु में तावत शेष बचता है। क्या बचता है? शेष। तावत शेष बचता है और वह वत जुड़ता है लास्ट में, मतलब सब शेष लोप होकर के शेष क्या बचता है? वत बचता है। और उसमें भी पुल्लिंग में बान हो जाता है। क्या होता है? बान। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बाला शब्द में नहीं जुड़ता है। और इसका हम हिंदी करेंगे तो ये हो जाएगा ज्ञान वाला। और ज्ञान वाला मतलब बाला आ गया ना, तो ऐसे पकड़िए कि ये वतु प्रत्यय होगा, बस इतना ही। क्योंकि कतवतु में भी बान प्रत्यय रहता है। कि कौन सा प्रत्यय रहता है? बान। तो ऐसे आपको हिंदी करके भी पहचानना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस पद में कतवतु प्रत्यय नहीं है? देखिए कतवतु प्रत्यय नहीं है, तो बान, बान, बान और इसमें बान नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि उक्तवान में भी क्या है, यहाँ पर कतवतु है। सत्यवान में है कतवतु, निंदितवान में भी है कतवतु, लेकिन नियमानः में कतवतु नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, हरदत्त किसका नृत्य शिक्षक था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धारनी का शिक्षक था। 48 नंबर का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, मालविका अग्निमित्रम किस प्रकार का नाटक है? तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, एक ऐतिहासिक नाटक है। क्योंकि मालविका अग्निमित्रम पढ़िएगा ना आप लोग, तो उसमें इतिहास के नाटकों का, ऐतिहासिक कहानियों का वर्णन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, फिर से आ चुका है प्रत्यय। तो दृश्य प्लस तुमुन प्रत्यय निष्पन्न अवयव क्या होगा? मतलब इससे बना हुआ अवयव क्या होगा? मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि प्रत्यय वाला वीडियो जो है ना साथियों, प्रत्यय वाला वीडियो वो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और ट्रिक भी मैंने उसमें बताया है। तुम प्रत्यय का नियम बताया था मैंने कि इसमें क्या बचता है? लास्ट में तुम बचता है, तो ये हो जाएगा दृष्टुम। तो दृष्टिम तो होगा, लेकिन ये वाला तालाब से ना होगा, तो ये हो जाएगा द्रष्टुम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कारकों की संख्या कितनी होती है? तो कारक जो होता है ना वो हिंदी में 8 और संस्कृत में 6 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का राइट आंसर सी, टोटल 6 कारक होते हैं संस्कृत में। अगला प्रश्न, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बंधुता पद में कौन सा प्रत्यय होता है? बंधुता में प्रत्यय पूछा जा रहा है ना, तो बंधुता में हो जाएगा यहाँ पर 53 नंबर प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, तल प्रत्यय। क्योंकि तल प्रत्यय का नियम ये है कि तल का ता हो जाता है। क्या हो जाता है? ता हो जाता है। तो बधु प्लस तल बधुता हो जाएगा, यानी बंधुता हो जाएगा। तल प्रत्यय का नियम भी मैंने बताया था कि तल प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय?
टाप प्रत्यय जुड़ता है और इस टाप प्रत्यय में से ता शेष बचता है। क्या शेष बचता है? ता। और ता जब शेष बचेगा तो बंधुता में बंधु प्लस तल से हो जाएगा बंधुता। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न, पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में यहाँ पे 5 तंत्रों की बात की जा रही है, तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी द्विगु समास। इसी में संख्यावाची शब्दों का वर्णन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण निम्न में से कौन है? गुण संधि का बताया जा रहा है ना, तो 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय। देखिए गुण संधि का सबसे पहले आपको नियम पता करना होगा। तो गुण संधि का नियम पता कैसे चलेगा? तो मैंने वीडियो बनाया है वो देख लीजिएगा। गुण संधि कहता है कि अगर जो पहले पद के अंतिम में अगर आ आता है और दूसरे पद के शुरुआत में अगर जो उ आता है तो दोनों के मेल से बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। तो इसी प्रकार से सूर्य प्लस उदय से क्या बन जाएगा? सूर्योदय बन जाएगा। कैसे सूर्योदय बनेगा? क्योंकि आ में क्या है? आ है। या में आ है और ऊ का ऊ रहेगा क्योंकि ऊ एक खुद स्वर है। तो आ प्लस ऊ से क्या बनेगा? आ प्लस ऊ से ओ बनेगा। नियम कहता है गुण संधि का, तो आ प्लस ऊ से ओ बनेगा। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा सूर्योदय। ठीक ना, सूर्यो यानी ओ का मतलब उच्चारण होगा। चलिए 55 का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नृत्य शिक्षक विवाद में योग्यता विषयक विवाद का समाधान कौन किया था? मतलब कौन स्त्री जो थी वो नृत्य शिक्षक विवाद में हरदत्त और गणदास के बीच में विवाद का समाधान की थी? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कौशिकी की थी। क्योंकि राजा चाहते थे कि मालविका भी नहीं समाधान करेगी और धारणी भी नहीं समाधान करेगी, क्योंकि दोनों को लगेगा कि राजा यहाँ पर द्विनीति कर रहे हैं। तो इसीलिए एक कौशिकी एक स्त्री थी, तो उसी को राजा भेजते हैं समाधान करने के लिए। अगला प्रश्न साथियों 57 नंबर, सजनानम श्रोत्रम रिक्तस्थान विभाति। यहाँ पर पूर्ति करना है उचित शब्द को भरकर। तो देखिए ये सेम टू सेम श्लोक का जो अंश है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये श्लोक में देखिएगा, सजनानम श्रोत्रम श्रुतनेव विभाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुतनेव यानी कि 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी इसका अर्थ हो गया कि जो सज्जन पुरुष रहते हैं वो और उनकी जो कान रहता है उसका शोभा कुंडल पहनने से नहीं होता है। कुंडल पहनने से उनकी शोभा नहीं होता है, बल्कि अच्छे अच्छे बातों से होता है। और उनका जो हाथ होता है उस हाथ का शोभा कंगन पहनने से नहीं बल्कि दान देने से होता है। ये पूरा श्लोक का अर्थ है, मैंने बता दिया। चलिए 58 नंबर प्रश्न, पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? ये वीडियो खत्म होने के बाद लकार में जो धातु रूप होता है उसका वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप कंटिन्यू बने रहिए। पितृ शब्द जो है ना वो तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या होता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी पित्रा हो जाएगा। चलिए 58 का डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, तो एनाम मुशिकाम मम समर्पय इति कह कथयति, यानी ये जो कथन है ना वो किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनि। यानी मुनि जो रहते हैं ना वो बाज को बोलते हैं। बाज कहने का मतलब सेनेन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसका समर्पण करने नहीं दूंगा, क्योंकि बाज वहाँ पर बोलता है कि हे मुनि मुझे यह मूसिका को दे दीजिए, यह मेरा भोजन है। तो मुनि बोलते हैं ये नाम मूसिका मम समर्पय, यानी मैं इस मूसिका को तुम्हारे समर्पण नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, रक्षणीहा प्राणीणाम प्राण किसका कथन है? तो साथियों 60 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि मुनि का। मुनि बोलते हैं कि प्राणियों का रक्षा करना प्राणियों का ही कर्तव्य होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, बारी शब्द के सप्तमी विभक्ति में कौन सा शब्द नहीं होगा? तो देखिए वारिन भी हो जाता है और बारिशु भी होता है और यहाँ पे बारिनो भी होता है, लेकिन बारिशु जो है ये वाला यहाँ पर ये नहीं होगा। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे, द्वि शब्द का प्रयोग किस में होता है? तो याद रखिएगा द्वि शब्द का प्रयोग केवल द्विवचन में होता है। 62 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नदीहा पद में कौन सी विभक्ति है?
ये नदी शब्द का पद है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नदी के द्वितीय विभक्ति में होता है इसका उपयोग, और ये होता है बहुवचन में। किस में होता है? बहुवचन में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। चलिए अगला प्रश्न में चलेंगे। अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर बी होगा, यानी मया हो जाएगा। 64 का राइट आंसर बी यानी मया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न है मति शब्द। मति शब्द जो है साथियों, उसके तृतीय विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मति भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं? एकदम VVI प्रश्न है, हो सकता है तो आपके इस बार एग्जाम में आ सकता है। संस्कृत में टोटल 3 वाच्य होते हैं, याद रखिएगा। 66 का बी। अगला प्रश्न है आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि का अर्थ होता है ना प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। तो आदि कवि किसे कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को कहा जाता है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर लगा लीजिएगा बी। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न है सह त्वम च विद्यालय रिक्त स्थान उचित पदों से इसको भरना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गच्छता। तो गच्छता इसमें सही उत्तर भरा जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक ना, या संक्षेपण। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए संक्षेपण। अगला प्रश्न देखिएगा 70 नंबर प्रश्न। समुद्रीर्ण पद में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर जो समुद्र रहे या समुद्रीर्ण रहे, इसमें हमेशा कौन सा शब्द उपसर्ग हो जाएगा? सम उपसर्ग हो जाएगा, सम। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार से डी इसका सही उत्तर लगा लीजिए। अगला प्रश्न है छेद प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? यानी छेद प्लस कत से क्या बनेगा? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छिन्नह बनेगा। चलिए अगला प्रश्न में हम देखेंगे। अगला प्रश्न है परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होता है। बहुत VVI प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 73 नंबर। तो भर्तृ स्नेहात सा ही दग्धा प्या दग्धा, यानी यह जो कथन है ना वो किसका है? तो साथियों यह जो कथन है वो मंत्री का कथन है, यानी 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी। जब मंत्री युगंधरायण राजा को बताने जाते हैं कि वासवदत्ता आग में जलकर मतलब कि मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो वहाँ पर मंत्री बोलते हैं कि भर्तृ स्नेहात शाही दग्धा प्या दग्धा, यानी कि वह जली, वह अपने पति के प्रेम के कारण जली, लेकिन वह नहीं जली, प्रेम उसका नहीं जला, ठीक ना। तो ये मंत्री बोलते हैं। नैविदाणिम तादृशास चक्रवाका, यह जो पदांश है वो किस पाठ से लिया गया है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी तपोवने ब्रह्मचारी से लिया गया है यह श्लोक का अंश। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर सर्वे वृक्षा पुष्पफलय समृद्धा संति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? यानी कि ये जो पद है जिसमें से रेखांकित पद है पुष्पफलय, इसमें अगर जो हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा? तो इसके जगह पर लिखाएगा 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कै हो जाएगा। सर्वे वृक्षा कै समृद्धा संति, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया कै, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों गीता गोविंद नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए जयदेव, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे 77 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों। तो कर्तरी वाच्य के कर्म में कौन सा विभक्ति होता है? तो कर्तरी वाच्य के कर्म में 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्वितीय विभक्ति होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो वाच्य है ना टोटल 3 प्रकार के, वो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न। उक्ता अवयव का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा? प्रकृति प्रत्यय निम्न में से क्या होगा उक्ता का? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बच प्लस कत्वा। क्या हो जाएगा? बच प्लस कत्वा,
ठीक ना, क्योंकि उक्तवा में क्या है, त्वा प्रत्यय है और त्वा प्रत्यय किस में रहता है, त्वा प्रत्यय रहता है कत्वा में। तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि त्वा अगर है तो कत्वा लिखना पड़ेगा यहाँ पर हमको। और प्लस के इधर उक्त, उक्त मतलब बच, बच में बोलना होता है तो बच प्लस कत्वा से हो जाएगा उक्तवा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, लट लकार के अर्थ में किन दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो लट लकार में सत्री और सानच का होता है। तो 79 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, अगला प्रश्न साथियों 80 नंबर प्रश्न, वेदांग कितने हैं। तो टोटल वेदांगों की संख्या 6 है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है। 81 नंबर प्रश्न, केन शाह मम व्यवहार, यह पाठ का अंश है, यह किस पाठ का अंश है। तो ये जो है ना 81 का राइट आंसर हो जाएगा। 81 का राइट आंसर ए होगा, यानी न्यायालय दृश्यम का है। 82 नंबर प्रश्न, न्यायालय दृश्यम पाठ के नायक निम्न में कौन है। तो न्यायालय दृश्यम पाठ के जो नायक होते हैं वो होते हैं चारुदत्त। तो 82 का राइट आंसर बी लगाइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊष्म वर्ण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए में जो तालाब श है, इसके बाद मूर्धन्य श है, इसके बाद जो दंत स है, ये जो तीनों श है ना ये ऊष्म वर्ण है, लेकिन वा जो है ना ये ऊष्म वर्ण नहीं है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न में हम देखेंगे तो तालाब शाह का उच्चारण स्थान क्या होता है। मैंने अभी तुरंत बताया है कि तालाब शाह का जो उच्चारण स्थान है वो तालु हो जाएगा। 84 का राइट आंसर ये हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है तालाब शाह, यानी तालु से जो होने वाला शाह है। इस प्रकार से 85 नंबर प्रश्न है, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा। तो हन जो धातु है ना उसका हनंती हो जाएगा, हनंती यानी ऑप्शन बी। 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य खोजना है। 86 का राइट आंसर ये हो जाएगा, युवाम पुस्तकाम पठता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, छात्रेन उपविशते वाक्य किस वाच्य का है। तो देखिए साथियों, अगर यते यते या सिर्फ ते आता है ना किसी भी अगर जो वाच्य में, किसी भी अगर जो वाक्य में पद में, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि कर्मवाच्य। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न में हम चलेंगे और 88 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को पहचानना है ना, तो इससे आपको ऑप्शन पढ़ना होगा सबसे पहले, तभी आप गलत कथन को पहचान सकते हैं। पहला में है कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। पुरुषों की संख्या, मतलब संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। और संस्कृत में कारक 3 होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में कारक जो होते हैं 6 होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। 89 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पर आप सभी, भू धातु लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। भू धातु बहुत VVI है, सभी लकारों में याद कर लीजिएगा। तो 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी होगा, भाव हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, पुस्तकेषु परिचिता एव संता प्राप्यन्ते, यानी ये जो रेखांकित पद पुस्तकेषु है, यहाँ पर अगर हम प्रश्न निर्माण करना चाहेंगे तो क्या भरा जाएगा। तो पुस्तकेषु के स्थान पर हम क्या भरेंगे। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए, केशु भरा जाएगा। केशु परिचिता एव संता प्राप्यन्ते, तो इसका राइट आंसर ए लगा लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 80, यानी कि 80 जो होता है ना, इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो 80 को हम बोलते हैं क्या चीज़। 91 नंबर प्रश्न का बी, यानी असिता हो जाएगा। असिता ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 80 को हम बोलते हैं क्या चीज़, असिता। आप लोग 1 से लेकर 100 तक याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है एकोनविंशति, एकोनविंशति को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो एकोनविंशति को हम हिंदी में बोलते हैं 19 बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और संस्कृत में बोलते हैं एकोनविंशति। चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न, मुद्रा राक्षस जो है ना, वो नाटक जो है वो कौन लिखे हैं। मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचनाकार निम्न में कौन है। विशाखदत्त हैं, भभूति हैं, कालिदास हैं या भास्य हैं। तो 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर विशाखदत्त हो जाएगा। चलिए
इस प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए मुद्रा राक्षस जो नाटक है ना, इसका अर्थ क्या होता है, तो मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का क्या चीज, खिलौना, मिट्टी का खिलौना, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा 94 नंबर, कर्मधारय समास किस समास का भेद है, तो देखिए तत्पुरुष का दो भेद होता है, कर्मधारय समास और नई समास भेद होते हैं, तो 94 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नख भिन्नः का विग्रह निम्न में क्या होगा, तो 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी नैख और भिन्नः, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, गावः, गावः किस वचन का प्रयुक्त होता है, गावः किस वचन में प्रयुक्त होता है, वचन में प्रयुक्त होता है, ऐसा प्रश्न है। तो गावः जो है ना साथियों वो हो जाएगा 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी बहुवचन में होता है, याद रखिएगा। चलिए तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा किस में, बहुवचन में। पूछा जाएगा किस विभक्ति में होता है ना, तो ये हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में। कौन सा शब्द होता है, तो गो मूल शब्द है और गो शब्द से बनता है गावा, किसमें, तो प्रथम विभक्ति के बहुवचन में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न में हम चलेंगे। अगला प्रश्न जो है बहुत VVI है और ये पहले भी पूछा जा चुका है। छिद्रे नाश्वार्था बहुली भवंती पदांश किससे संकलित है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा क्या जी, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, न्यायालय दृश्यम से। बहुत VVI है, याद कर लीजिएगा आप लोग, तो 97 का राइट आंसर ए लगाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 98 नंबर, द्रक्ष्यति पद में कौन सा धातु है, तो द्रक्ष्यति पद में हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि दृश्य धातु। इसमें पाश्य भी होता है, क्या होता है, पाश्य भी होता है, दृश्य हो जाएगा, द्रक्ष नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि द्रक्ष का यहाँ पर उच्चारण आ रहा है लेकिन द्रक्ष नहीं होगा, बस इतना याद रखिए आप लोग, दृश्य होगा और पाश्य होगा, लेकिन पाश्य ऑप्शन में नहीं है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। और पूछा जाएगा कि किस धातु से होता है, तो दृश्य धातु से होता है, और किस लकार में होता है, तो लिरिट लकार में होता है, ये प्रथम पुरुष के एक वचन में होता है, प्रथम पुरुष के एक वचन में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 99 नंबर, ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए उच्चारण स्थान भी प्रश्न आ चुका है एक, तो ऊ का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है ना, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 99 का डी हो जाएगा, ओठ से, ठीक ना, ओठ से होता है किसका उच्चारण, ऊ का, ऊ भी बोलिएगा ना तो ओ का स्पर्श होता है, मतलब ओठ का स्पर्श होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो देखिए ये प्रश्न आप लोग बताइएगा, इतना VVI ये प्रश्न इतना VVI है कि इस समास से आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं हरदम एग्जाम में। तो 100 का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से आप सभी का विषयनिष्ठ प्रश्न शुरू होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले आप सभी को 10 प्रश्न दिया जाएगा, इन 10 प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस प्रकार से ऑनलाइनर प्रश्न रहेगा, इस प्रकार से आप सभी को उत्तर देने के लिए रहेगा। अगला प्रश्न जो रहेगा साथियों, अभी मैं इसका आंसर भी बताऊँगा, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न में जब आइएगा तो इसमें आपको 10 वाक्य मिलेंगे, जिसमें किन्हीं 5 का उत्तर देना है, वो भी संस्कृत में, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग 5 का उत्तर दे दीजिएगा, 5 मार्क्स का है ये। चलिए दूसरा प्रश्न के बाद हम आएंगे जब तीसरा प्रश्न में, तो यहाँ पर आप सभी को 2 श्लोक दिए जाते हैं, किसी एक पद का, मतलब किसी एक श्लोक का संस्कृत में चाहे तो संस्कृत में उत्तर दें, हिंदी में चाहे तो हिंदी में उत्तर दें, इसमें आपको 7 मार्क्स मिलेगा। अगला प्रश्न में चलेंगे चौथा प्रश्न में, तो चौथा प्रश्न में आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए रहेगा, और किसी भी एक विषय पर लिख लीजिएगा, इसमें आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हम अंतिम में आएंगे, तो निम्नलिखित में से किसी भी 4 प्रश्नों को बनाने के लिए रहेगा, यहाँ पर 8 प्रश्न आपसे दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ना साथियों 5 प्रश्न मिलेगा, और यहाँ पर 2 श्लोक मिलेगा, और किसी एक ही श्लोक का उत्तर देना है। चलिए इसके बाद 5वें प्रश्न में जब आइएगा ना, तो यहाँ पर 8 प्रश्न दिया जाएगा और 4 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रहेगा।
4 प्रश्न में से एक आपको गद्यांश रहेगा, तो गद्यांश भी आप बना लीजिएगा। नहीं भी बनाते हैं ना तो आप ऊपर के कोई भी 4 प्रश्न बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये प्रश्न जो है ना दीर्घ रहेंगे, तो 250 से 300 शब्द में लिखिएगा। आप लोग याद रखिएगा 250 से 300 शब्द में लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और 4 × 20 नंबर यानी 5 मार्क्स प्रत्येक प्रश्न के लिए हैं, तो 20 नंबर यहाँ से आपको आएंगे, तो याद रखिएगा। बाकी चलिए मैं सही प्रश्नों का उत्तर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने सब्जेक्टिव के आंसर की में। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वाक्य में आंसर देने वाले से। तो सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का साथियों, सोते हैं सबसे पहला प्रश्न है वसंत सेना का आसित। वसंत सेना कौन थी? तो वसंत सेना गणिका आसित, वसंत सेना गणिका थी। दूसरा प्रश्न है कस्य विभाति काय, कौन आपके काय को नष्ट करता है? तो करुणा परायण यानी करुणा आपके काय को यानी आपके शरीर को नष्ट करता है। तो करुणा से आप भरपूर नहीं रहिए, करुणा आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। तीसरा प्रश्न है गर्गी वाचकनवी का आसित। गर्गी वाचकनवी क्या थी? तो गर्गी वाचकनवी शास्त्र कुशल आसित, यानी कि यह जनक की सभा में शास्त्र कुशल थी। अगले प्रश्न में हम चलेंगे। चौथा प्रश्न है चाणक्य का आसित। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्तस्य महान गुरु, चंद्रगुप्त के महान गुरु थे एवं महान कूटनीतिज्ञ आसित, यानी महान कूटनीतिज्ञ व्यक्ति भी थे। इसके बाद हमारा है पांचवा प्रश्न कीता बलेन व्यायाम कर्तव्यम। कौन सा व्यायाम को हम बलेन कहते हैं? तो बल से अध्ययन बलेन व्यायाम कर्तव्य, बल से अध्ययन जो रहता है ना व्यायाम, उसे हम बलेन कहते हैं, यानी बल से अध्ययन भी कहते हैं। छठा प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न हम लोग का यहाँ पर वृक्षाणाम परिषदा का वक्ता के च श्रोतारः आसन, यानी कौन वक्ता था, कौन श्रोता था उद्भिज परिषद में? तो उद्भिज परिषद में जिसमें लेखक जाते हैं यहाँ पर सुंदरबन घूमने के लिए, तो वहाँ पर ये सब वर्णन करते हैं। तो उसमें दिया गया है कि वृक्षाणाम परिषदि अस्वस्थो वक्ता, यानी कि पीपल क्या रहता है? वक्ता रहता है। पीपल क्या रहता है? वक्ता। और अन्य मतलब श्रोतार आसन, वक्ता परे, अन्य क्या रहते हैं? श्रोता रहते हैं, सब सुनने वाले रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग जीवनस्य कति पुरुषार्थ सन्ति, जीवन में कितने पुरुषार्थ हैं? तो जीवनस्य चतु पुरुषार्थ सन्ति, तो टोटल 4 पुरुषार्थ रहते हैं, याद कर लीजिएगा चारों का नाम। इसके बाद अगला प्रश्न है ब्रह्म प्राप्ते कति साधनानि सन्ति। ब्रह्म प्राप्त करने के लिए कितने साधन करना चाहिए? तो 6 साधनानि सन्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है वायु शोधन कर्मणि के प्रवृत्ता। वायु शोधने की प्रवृत्ति किस में रहती है? खराब वायु को ऑब्जर्व करना यानी कि लेना, और अच्छे वायु को छोड़ना, वृक्ष की यह प्रवृत्ति रहती है। अगला प्रश्न है रघुवंशम प्रथमे राजा का अभूता, यानी रघुवंशम के प्रथम राजा कौन थे? तो राजा दिलीप अभूता, यानी कि राजा दिलीप प्रथम राजा थे। अगला प्रश्न में हम आएंगे वाक्य में प्रयोग करने वाले में। तो देखिए दोस्तों, हम जितना भी अभी तक हम बता चुके हैं वाक्य में प्रयोग करने वाले शब्द ना, उस शब्द को अगर याद करते हैं और जो शब्द मैं बताया हूँ वही शब्द आएगा। अभी तक कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है। आप एक और देख लीजिएगा सभी वीडियो को, जो भी वीडियो प्रश्न पत्र वाला है। चलिए पहला यहाँ पर शब्द है कुत्ता। कुत्ता को हम हिंदी में कहते हैं कहाँ से और क्यों, ठीक है ना। तो कुत्ता को हम बनाएंगे कुतः आगता भवान, यानी आप कहाँ से आए। चलिए दूसरा प्रश्न है हम लोग का अंत्यवेशी। अंत्यवेशी मतलब होता है विद्यार्थी, यानी कि कोई अगर आश्रम में रहने वाला छात्र है ना तो उसे हम अंत्यवेशी कहते हैं। तो अंत्यवेशी का क्या बनेगा? अंत्यवेशी का बनेगा अस्माकम आश्रमे बहावा अंत्यवेशी शानि सन्ति, यानी हमारे आश्रम में कोई नया विद्यार्थी रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे भवेत। भवेत को हम हिंदी में कहते हैं हो सकता है या हो गया या हो जाए, ठीक है ना। तो अगर जो हम इसको संस्कृत में बनाएंगे तो ये बनेगा श्रमः कुर्यार्ता सिद्धि भवेत, यानी मेहनत कीजिए सफलता हो सकती है। देखिए मैंने कभी कभी अंत्यवेशी को या भवेत का या फिर किसी भी अन्य शब्द का अलग कोई भी वाक्य बनाया है, तो उससे आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है। आप लोग को जो हम बताए हैं वो याद कर
लेना है, ठीक ना, जो आसान पड़े। अगला है तजयंती। तजयंती मतलब होता है छोड़ना, ठीक ना, छोड़ना या त्याग करना। चलिए तो इसका हम लोग बनाएंगे दुष्टचारम सजनानम तजयंती, यानी अच्छे लोग बुरे आदतों को छोड़ देते हैं यानी त्याग देते हैं। अगला प्रश्न है म्यूरा। म्यूरा का हिंदी होता है मोर, ठीक ना। मोर एक ऐसा भी हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं म्यूरा का। तो म्यूरा का हम लोग बनाएंगे वने म्यूरा नृत्यंती, जंगल में यानी वन में मोर नाचते हैं। अगला है आदाय। आदाय मतलब होता है लेकर या फिर आदाय। चलिए तो इसको हम बनाएंगे सह पुस्तकामादाय। पुस्तकामादाय यानी पुस्तक का आदाय विद्यालयम गच्छति, यानी हम लोग वह पुस्तक लेकर स्कूल जाता है, माने पुस्तकामादाय यानी पुस्तक लेकर स्कूल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे पाणी। पाणी मतलब होता है हाथ। क्या होता है? हाथ। हाथ को हम क्या बनाएंगे? मैंने कई बार हाथ का वाक्य बनाकर बताया है आपको। बालकः पाणिना लिखति, बालक यानी बच्चा हाथ से लिखता है। अगला प्रश्न है ईता। ईता मतलब होता है यहाँ से, तो इसका संस्कृत में वाक्य बनेगा अत्र ईतः गच्छामि, यानी हम यहाँ से चलते हैं। इसका सही वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है उद्यानम। उद्यानम मतलब होता है ना बगीचा या फुलवारी, ठीक है ना, बगीचा। तो उद्यानम का इसका बन जाएगा उद्यानम सुंदरम वर्तते, बगीचा बहुत सुंदर है। इस प्रकार से। इसके बाद है नायिका। नायिका का मतलब होता है नेता या मुख्य पात्र, या फिर कोई अगर मेन व्यक्ति कहीं पर आता है ना तो उसको हम नायक से संबोधन करते हैं। तो नायक का बन जाएगा यहाँ पर अस्य कथाए नायिका साहसी अस्ति, मतलब इस कहानी का नायक बहादुर है। हमने 10 के 10 से यहाँ पर वाक्य वाले प्रश्न को देख लिया है। अब जो प्रश्न रहेंगे किसी एक के श्लोक का व्याख्या संस्कृत या हिंदी में करना है। तो हमने एक पहला श्लोक का हिंदी करके यहाँ पर लेकर आया है आपके सामने। आप न किसी एक श्लोक को याद कर लीजिएगा, ऐसे याद दोनों को कीजिएगा, लेकिन आपके लिए बनाने के लिए एक ही रहेगा। तो पहला श्लोक रहेगा, पहला श्लोक का उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है ना वो लिख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पहले आपको दिखा दिया था। तो दोस्तों यह श्लोक हमें बताता है, सुनिएगा, कि पेड़ पौधे जब फलने फूलने लगते हैं, तो जब पेड़ पौधे फलने फूलने लगते हैं तो सज्जन लोग भी परोपकारी स्वभाव के कारण विनम्र होते हैं। यानी जब समय आता है तो पेड़ पौधे फलने फूलने लगते हैं, तो उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं वो परोपकारी स्वभाव के कारण यहाँ पर विनम्र हो जाते हैं। और जब उसी पेड़ में, वृक्ष में, मतलब कि पेड़ पौधे में नए नए क्या चीज़, तो पेड़ पौधे में फल लग जाते हैं, तो वो क्या आता है? नीचे आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब बादल रहता है और बादल में पानी भर जाता है तो वो बादल नीचे आकर के बरस जाता है। तो बताता है कि समृद्धि और पूर्णता विनम्रता होती है। यानी कि जो एक परोपकारी व्यक्ति रहता है वो स्वभाव से विनम्र होता है। एक वृक्ष जो होता है वो पेड़ पौधे में फल फूल से लद जाने के कारण नीचे आ जाता है, और उसी प्रकार से बादल में जब पानी बढ़ जाता है तो वो बरस जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, अधिक होने से वह क्या होता है ना कि अपने आप को मतलब विनम्र कर लेते हैं और अपने आप को त्यागने की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सज्जन व्यक्ति ने किया, यहाँ पर पौधों ने किया और यहाँ पर बादलों ने किया। अब इसका लाइन बाई लाइन अर्थ बताया गया है। फलों से लदे वृक्ष, यानी जिस तरह फल लगने से पेड़ झुक जाते हैं और जिस तरह जल भर कर के बादल नीचे बरस जाते हैं, तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जब अच्छे या सज्जन लोगों के पास समृद्धि आती है तो वो अहंकारी नहीं होते बल्कि विनम्र होते हैं। जिस प्रकार से एक पौधा विनम्र होकर के नीचे लटक जाता है और एक बादल नीचे लटक जाता है और बरस जाता है पानी को, तो उसी प्रकार से यहाँ पर विनम्र व्यक्ति भी क्या होते हैं? सज्जन व्यक्ति के मतलब होने के बाद विनम्र हो जाते हैं। और संदेश इससे यह मिलता है कि यह सब परोपकारी व्यक्तियों का स्वाभाविक गुण है। चलिए दूसरा हमारा जो श्लोक है वो है कि इस श्लोक का अर्थ है कि ज्ञान में मौन, शक्ति, क्षमा, त्याग और आत्म प्रशंसा का भाव जैसे गुण एक दूसरे से विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक माँ से संतान का जन्म
प्रारंभ होता है और यह श्लोक राजा दिलीप के चरित्र का वर्णन करता है, उनके चरित्र चित्रण का वर्णन करता है। यानी जिस प्रकार से एक संतान जो रहता है ना वो माँ से जन्म लेता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप के जो प्रजा लोग था वो उनके किस तरह से थे, तो पिता पुत्र की जैसे थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजा दिलीप के बारे में इसमें बताया जा रहा है, जिन्होंने इन गुणों को एक साथ प्रदर्शित किया, यानी कि वह पिता के जैसे वो आए थे। इसके बाद लाइन बाय लाइन अर्थ बताया गया है, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं। ज्ञान होने पर भी गुप्त ज्ञान यानी मौन रहना चाहिए। और आगे बताया गया है क्षमा शक्तो यानी प्रतिकार के समर्थ यानी शक्ति होने पर भी क्षमा करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास शक्ति भी है और तो आप किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, मतलब सबको सज़ा नहीं देना चाहिए। और आगे है त्याग लाघवा विपर्य है, यानी कि यहाँ पर दान देने पर भी अपनी प्रशंसा ना सुनना चाहिए। यानी कि अगर दान देते हैं ना, त्याग देते हैं ना, तो आपकी प्रशंसा खुद नहीं सुनना चाहिए। ये सभी गुण अपने गुणों के आपसी संबंध के कारण एक दूसरे के साथ ऐसे मिले हुए हैं जैसे वे एक साथ उत्पन्न हुए हो। इस प्रकार यानी एक दूसरे से अलग नहीं है यह गुण, क्योंकि यह गुण सभी के अंदर होता है, बस उसे लाना चाहिए जिस प्रकार से राजा दिलीप ने लाया। तो पहला जो है वो हिमालय पर है, हिमालय पर मैंने लिख दिया है, ये आपको PDF मिल जाएगा ना, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद मैंने आपको लिख करके दिया है अनुशासन पर, याद कर लीजिएगा। इसके बाद है देशभक्ति पर और लास्ट में दीपावली पर है, और लास्ट में एक और है गृह उद्यानम यानी बगीचा पर लिखा हुआ है। ये सब VVI है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे ना, तो किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रहेगा, 20 नंबर आपको मिलेगा इसमें। पहला प्रश्न है हमारा, मालविका अग्निमित्रम नाटक का परिचय दीजिए। मालविका अग्निमित्रम नाटक का परिचय देने के लिए यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पर आंसर को देखते हैं। बताया गया कि मालविका अग्निमित्रम संस्कृत साहित्य के महान नाटककार कालिदास द्वारा रचित एक प्रौढ़ प्रेम नाटक है, यानी कि पुराना है और प्रेम नाटक है। यह कालिदास के प्रथम नाट्यकृति मानी जाती है। इसमें उज्जैनी के राजा अग्निमित्र और सुंदरी मालविका की प्रेम कथा को कोमल भावनाओं, विनोद और सामाजिक शिष्टाचार के साथ प्रस्तुत किया गया है, यानी सुंदर और कोमल भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। कथा बिंदु, राजा के प्रेयसी बनने वाले दासी मालविका प्रारंभ में यानी शुरू में रानी धर्मावती के सेवा में रहती थी। यानी मालविका जो थी ना, वो रानी धर्मावती के सेवा करती थी। उसकी सुंदरता तथा प्रतिभा के कारण राज दरबार में उसका सम्मान बढ़ता था। किसका? तो मालविका का। और इसी सुंदरता के कारण राजा जो थे ना अग्निमित्र, उससे विवाह कर लेते हैं। तो इसके बाद सुनिएगा, राजा अग्निमित्र उस पर मोहित हो जाते हैं, परंतु रानी के कारण यह प्रणय छिपा रहता है। और नाटक में ईर्ष्या, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, राजनीति का अद्भुत मिश्रण और चित्रण किया गया है। अंततः ज्ञात होता है कि मालविका कोई साधारण दासी नहीं बल्कि विदर्भ देश की राजकुमारी है, जो विपरीत परिस्थितियों के कारण दास्य में पड़ी थी। यानी कि वहाँ पर दासी बनकर रह रही थी और किसी को बताई नहीं थी कि हम कोई मतलब कि बड़ी घराने की रानी हैं। जब उसकी वास्तविक पहचान सामने आती है तो उसका और राजा अग्निमित्रम यानी राजा अग्निमित्र का विवाह सफल होता है। इस प्रकार से दोनों का विवाह भी लिखा गया है। इसमें नाटक में सरल भाषा और काव्य सौंदर्य, हास्य परिहास्य और विभूति का उत्कृष्ट संगम है। कालिदास ने पात्रों के स्वभाव, प्रेम और अभिव्यक्ति तथा दरबारी जीवन को अत्यंत कलात्मक रूप से चित्रण किया है। इसलिए मालविका अग्निमित्रम संस्कृत नाट्य परंपरा में प्रेम, सौंदर्य, नाटकीयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मालविका अग्निमित्रम जो है कालिदास का एक अत्यंत प्रेम का नाटक है। इस प्रकार से हम दूसरा प्रश्न में आएंगे। चाणक्य और चंदन दास के बीच में जो संवाद हुआ था उसको लिखना है, ठीक ना, वर्णन करना है। तो चलिए हम अपने शब्दों में लिखे हुए हैं, इसको आपको याद करना है सिर्फ। मुद्रा राक्षस नाटकों में चाणक्य और चंदन दास का संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण और नाटकीय है।
चंदन दास पाटलिपुत्र का एक प्रतिष्ठित, दयालु और न्यायप्रिय व्यापारी है। वह नंद वंश के समय से ही राजा के प्रति समर्पित रहता है। आपको सुनना है, सिर्फ सुनने से भी याद हो जाएगा और साथ में वीडियो रोक रोक कर लिखते भी जाना है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये अगर याद कीजिएगा ना तो आपको सीधे 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप भूलिएगा नहीं इसको। चलिए आगे सुनते हैं हम लोग। तो इसमें बताएं कि वह नंद वंश के समय से ही राज्य के प्रति समर्पित रहता है, मतलब नंद वंश के राज्य से चंदन दास रह रहा था। दूसरी ओर चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, प्रखर बुद्धि और राजनीति और लक्ष्य साधन में कठोर सिद्धांतों वाला व्यक्ति थे। इस प्रकार से आगे दिया गया है कि राक्षस को चंद्रगुप्त के पक्ष में लाने की योजना में चाणक्य चंदन दास का उपयोग करते हैं और वे उसे कहते हैं कि यदि वह राक्षस को सहयोग देने के लिए तैयार ना हुआ तो उसके पुत्र को मृत्यु दंड दिया जाएगा। चंदन दास अपने राज्य कर्तव्य और पुत्र प्रेम के बीच विकट द्वंद्व में पड़ जाता है। ऐसा कहने पर आगे सुनते हैं हम लोग। संवाद में चंदन दास चाणक्य से निवेदन करता है कि उसे दंडित करना अन्याय है, परंतु चाणक्य दृढ़ता से कहता है कि राज्य के हित के लिए व्यक्तिगत भावनाओं को त्याग आवश्यक है। चंदन दास अंततः अपने पुत्र की बलि स्वीकार कर लाता है, पर वह चाणक्य के निर्णय को कठोर और निष्ठुर कहकर अपनी पीड़ा भी व्यक्त करता है। ऐसे ये वाला पॉइंट लिखा हुआ नहीं है चैप्टर में, मैंने यह नहीं बताया है, फिर भी मैंने लिख दिया है, देखिएगा। यह संवाद चाणक्य की नीतिगत कठोरता और चंदन दास के नैतिक करुणा का अद्भुत संघर्ष दिखाता है। इसमें नाटककार ने नीति और भावुकता, राज्य और व्यक्ति के हितों का टकराव प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से चंदन दास और मंत्री चाणक्य का हम संवाद देख चुके हैं। प्रश्न बिहारस्य संस्कृति परंपरा पाठ का सारांश लिखना है। संस्कृति परंपरा का सारांश लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसे आप याद कीजिएगा। बिहार भारत का वह पवित्र भूभाग है जिसे उसकी समृद्धि संस्कृति, गंगा जैसी पवित्र नदियों और विद्या धर्म की प्राचीन परंपरा के कारण भारत का कंठहार कहा गया है। किसे? तो बिहार को। यह प्रदेश प्राचीन काल से ही महान ऋषियों, दार्शनिकों, विद्वानों और कवियों की कार्यभूमि रही है। यहाँ जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित कई महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ रचे गए हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति जो धर्मशास्त्र को शिक्षा देता है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामशास्त्र, गौतम ऋषि का न्याय दर्शन और भी इस भूमि पर कई प्रकार से लेखक कवियों ने अपना जो रचना है वो किया है हमारे बिहार की धरती पर। मिथिला क्षेत्र ज्ञान और विद्वता का प्रमुख केंद्र रहा है। जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गर्गी जैसे विद्वानों ने शास्त्रार्थ इसकी बौद्धिक परंपरा को दर्शाता है। मतलब जो ज्ञान का अगर बात आता है ना तो हम मिथिला और बिहार की बात करते हैं, जहाँ पर जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गर्गी जैसे विद्वानों का शास्त्रार्थ हुआ था। बौद्धिक परंपराओं को दर्शाता है। मंडन मिश्रेन और शंकराचार्य के बीच में प्रसिद्ध शास्त्रार्थ भी हुआ था वहाँ, तो यहाँ पे 2 शास्त्रार्थ हुआ था, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में बौद्ध धर्म दर्शन और यहाँ पर वैदिक दर्शन का सर्वोच्च अध्ययन केंद्र रहा है। इसके बाद आगे दिया जा रहा है, बिहार में बाणभट्ट जैसे महान गद्यकारों ने हर्षचरित्र, कादम्बरी जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। आधुनिक काल भी दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में अनेक पंडितों तथा लेखकों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। यानी कि जो आधुनिक काल में दरभंगा है, जो मिथिला है, वहाँ के भी अनेक पंडितों ने, लेखकों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। अंबिका दत्त व्यास, रामावतार शर्मा और जानकी वल्लभ
वल्लभाचार्य शास्त्री विद्वानों ने परंपरा और आधुनिकता दोनों के आधार पर बनकर संस्कृत रचनाओं को एक नई दिशा दी। आगे बताया जा रहा है संक्षेप में कि बिहार की संस्कृति परंपरा अत्यंत व्यापक है, प्राचीन है, गौरवशाली रही है, जिसने भारतीय संस्कृति और साहित्य का अमूल्य योगदान दिया है। अब ये योगदान भारतीय इतिहास में, भारतीय दर्शन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार वह राज्य है जहाँ पर भारत के इतिहास का शुरुआत होता है, जहाँ पर भारत के प्राचीन धर्म का शुरुआत होता है। इस प्रकार से इसका अंत हो गया। और हमारा चौथा प्रश्न है व्यंजन संधि से रिलेटेड। इसके बाद चौथा प्रश्न है व्यंजन संधि को परिभाषित करते हुए ष्टुत्व संधि का यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो इसे मैं छोड़ दूंगा क्योंकि व्यंजन संधि मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है, लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद ष्टुत्व संधि का यहाँ पर परिभाषा दिया गया है जो सा से सा हो जाता है इस प्रकार से, और लास्ट में यहाँ पर इसका यहाँ पर अर्थ भी स्पष्ट किया गया है और उदाहरण भी दिया गया है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम पांचवें प्रश्न में आते हैं। पांचवा प्रश्न लकार किसे कहते हैं, उसके भेदों का उदाहरण से स्पष्ट करें। देखिए दोस्तों, लकार के बारे में आपको बता दें तो लकार का वीडियो जल्द आने वाला है, ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। लकार में धातु और उसके रूप सभी लकार और ट्रिक के साथ याद करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। को चलिए अगले प्रश्न में हम चलेंगे। इसने अपने मित्र के पास संस्कृत में पत्र लिखने के लिए, तो ये पत्र लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ प्रिय मित्र, यहाँ पे जो भी आपके मित्र का नाम होगा वो लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद लिखिएगा सप्रेम नमः इस प्रकार से, और इसके बाद यहाँ से आप शुरू कीजिए। अहम कुशलोस्मिम आसम करोमि त्वम अपि कुशलेन असि, यानी मैं कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल से होगे। और इस प्रकार से ना आप लिख सकते हैं, बहुत छोटा है और इसे याद कर लीजिएगा। और अंत में इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा त्वम मित्र, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। और सातवां प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण पाठ का सारांश लिखना है। तो सारांश बहुत महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पर्यावरण संरक्षण पाठ में प्राकृतिक और पर्यावरण के महत्व को बताया हुआ है, उसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, आकाश, अग्नि और वनस्पति तथा जीव जंतु ये सभी सम्मिलित है। यही सब मिलकर जीवन को क्या बनाते हैं, तो संभव बनाते हैं। जिसमें पर्यावरण में जो भी है, जैसे वायु है, भूमि है, आकाश है और जल है, वनस्पति है, ये सब का ही इसमें वर्णन है। प्राचीन काल में मानव प्रकृति को पूजनीय मानता था, वह पंच महाभूतों का सम्मान करता था और वृक्षों की रक्षा के लिए यज्ञों में उनकी पूजा भी करता था। उस समय मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहता था, मतलब उस समय मानव और प्रकृति के बीच संतुलन जो है ना वो बना रहता था। किंतु आधुनिक समय में मनुष्य ने स्वार्थवश वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण, औद्योगिकरण और प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक दोहन शुरू कर दिया। यानी बहुत ज़्यादा वन की कटाई, प्रदूषण अत्यधिक, औद्योगिकीकरण भी बढ़ रहा है, मतलब कंपनी लग रहा है, प्राकृतिक संसाधन भी बढ़ रहा है और अति दोहन के कारण यह सब शुरू कर दिया। इसके कारण पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है, सभी जीव जंतु और प्राकृतिक संपदाएं संकट में पड़ रही है। जल, वायु, भूमि, आकाश और जितना भी ये सब पंचभूत हैं वो बढ़ने से मानव समाज अनेक रोगों और आपदाओं का सामना कर रहा है। यानी कि जब ये सब प्रदूषण होगा, पंचभूत जो है ना वो सब अगर प्रदूषण हो जाएगा तो ये सब से हम लोग को क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। पाठ में बताया गया है कि यदि मानव विज्ञान और ऊर्जा दोनों का संयमित प्रयोग करे तो वृक्षारोपण बढ़ाए, और मतलब अगर जो संयमी रूप से क्या करे, विज्ञान और ऊर्जा का उपयोग करे, वृक्षारोपण बढ़ाए, धार्मिक व प्राकृतिक स्थलों को स्वच्छ रखे, जल स्रोतों की रक्षा करे, तो ये हो सकता है। और अगर जो हम लोग जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करें तो ये हो सकता है कि तो पर्यावरण सुरक्षित होगा। महापुरुषों का कथन है कि पर्यावरण सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है, यानी पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो जीवन हम लोग का क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो आप लोग भी पर्यावरण को नष्ट और दूषित नहीं कीजिए। इस प्रकार पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि पर्यावरण संरक्षण करना केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति की सुरक्षा मानवता का ही सुरक्षा है।
तो इस प्रकार से अगर पंचभूतों में से किसी का भी प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। ये नहीं कि हम सरकार पर ब्लेम करें, हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर अगर गंदगी है तो आप साफा कीजिएगा, ये नहीं कि हम बस डिजिटल रूप से हम सरकार को ब्लेम करें। ठीक है, तो आप बात समझिएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न रहेगा हम लोग का, अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो भी यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया गया है, इस प्रकार से इस गद्यांश को पढ़ना है और आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो ये उत्तर दिया गया है। ऐसे मैं कहूँगा कि जो इसमें दिया गया है ना, मतलब कि मॉडल पेपर में जो गद्यांश दिया गया है उसमें आपको बनाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर बार बदल बदल कर पूछा जाता है आपसे। तो ये आप याद रखिए। ऐसे इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। पहला उत्तर यहाँ पर है, कस्य चिंताम बिना अग्रे गंतव्यम, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा फलस से। चलिए दूसरा प्रश्न, मनुष्य जीवने केन वास्तविकम सुखम अपनोति, यानी कि इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य परोपकारणे जीवने। ठीक है ना, परोपकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा में है, अस्माकम लक्ष्य कीदृशम भवेत, यानी अस्माकम लक्ष्यम परिहित कार का, यानी परोपकार भवेत। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, कीदृशम जीवनम पशुतुल्यम भवति लक्ष्यहीनम जीवनम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से अगला प्रश्न है, आपनोति इति क्रियापदस्य कर्तरी पद किम, तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपनोति जो ये वाला पद है, इसमें कौन सा क्रियापद कर्तरी पद है। तो ये आप लोग उत्तर दीजिएगा, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, व्याकरण से प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये वाला पढ़ करके उत्तर देने के लिए रहता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100 के 100 मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूँ ये सब आप याद कर लीजिएगा। समय रहेगा तो आप लोग इसे पूरा रट कर याद कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे लकार वाले वीडियो में।